Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video, we are going to discuss Cramer's rule or determinant method to solve system of linear equations. इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है। इसमें उसमें हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जहां पर हम यूज कर रहे थे इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट्स यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। इसी वजह से इस मेथड को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल देते हैं। ठीक, ये मेथड जो है वो स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, क्रैमर्स रूल रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए हमें क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। और जो अननोन्स है यहाँ पर x1 x2 और xn, इनकी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कॉफिशिएंट्स को, जो ये कॉफिशिएंट्स हैं, इन सबको क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करें, देखिए कल कैलकुलेट क्या करें, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। ठीक है, जो हमारा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका क्या करें, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट मेथड में। अगर तो ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो आप क्या क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, जो सिस्टम है हमारा उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर डी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है देन आपके पास क्या हो जाएगा कि वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर डी इक्वल टू जीरो आ जाता है उस केस में हम D1 D2 D3 जितने भी हैं, जितना भी ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का उसी के अकॉर्डिंग हमारा D1 D2 D3 होंगे। उनकी वैल्यूज चेक करेंगे क्या ये जीरो के इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए अगर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जो है, डी अगर आपके पास आ जाता है इक्वल टू जीरो देन कोई इशू नहीं है, तब तो हमारे पास एक क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अभी तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस मेथड में भी, तो देखिए वही केसेस यहाँ पर भी रहेंगे। या तो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट मींस वन सॉल्यूशन होगा, या जीरो सॉल्यूशन होगा, या मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमारा क्या होगा, वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर हमारा डी जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है उस केस में हम क्या चेक करते हैं, डी आईज चेक करते हैं। बेसिकली हर आई के लिए जितने भी आपके कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे D1 D2 D3 इसी तरह से आपके पास Dn तक अगर इक्वल टू जीरो आ जाते हैं, अगर D जीरो है एंड देन फर्दर D1 D2 से लेकर Dn तक, तो Di अगर हमारा फर्दर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, उस केस में हमारे सॉल्यूशंस कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये सभी दोनों चीजें जीरो आ जाती हैं उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। उस केस में सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर किसी केस में हमारे पास क्या होता है, डी तो क्या आ गया, जीरो आ गया, लेकिन फॉर एनी डी आई, ठीक है, कोई भी डी आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, कोई भी डी आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्राइटेरिया। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो तीनों ही तरह का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया कि क्रैमर्स रूल से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपको क्या दी हुई है, थ्री इक्वेशंस दी हुई है। यहाँ से हमने कॉफिशिएंट्स क्या कर लिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, और डी हमने कैलकुलेट किया, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया इस कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो देखिए ये क्या आ गया, 34 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपने साथ ही साथ एनालाइज कर लेना है कि किस तरह का सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता होगा, या हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है भी है या नहीं है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। यहीं से हमें पता चल गया कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। देन देखिए डी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हम क्या कंप्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज कैसे कंप्यूट करनी है। हमने कंप्यूट करनी है डी वन अपॉन डी, वाई को क्या लिखेंगे डी टू अपॉन डी, जेड को क्या लिखेंगे डी थ्री अपॉन डी। हमने और कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में जो ये मेथड है हमारा, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं और उन्हीं के बेस पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो डी तो आपको पहले से मिल गया, डी क्या आया 34 आया। अब देखिए डी वन डी टू डी थ्री कैसे आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी एक्स वाई जेड जितने भी अननोन्स होंगे उतने हमारे क्या होंगे, देखिए कॉलम्स होंगे। किसी भी इक्वेशन में जितने भी अननोन्स होंगे 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5w, ठीक है, जितने भी अननोन्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने हैं अननोन्स, 3 अननोन्स है एक्स वाई जेड और 3 ही हमारे क्या बन रहे हैं, कॉलम्स बन रहे हैं। तो 3 ही d1 d2 d3 हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए d1 d2 d3 हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। d1 आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए 11 39 1, ये क्या आया है, ये देखिए जो राइट हैंड साइड में b1 b2 और b3 था वो हमने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमने क्या यूज किया है, b1 b2 b3। ठीक है, उन्हें इस सीक्वेंस में हमने लिख लिया। और जो सेकंड और थर्ड कॉलम है ये देख पा रहे हैं आप, ये क्या है जो हमने यहाँ पे लिया था इनिशियल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वही वाला है। तो जब हम D1 कैलकुलेट कर रहे होंगे उस केस में आप किसे इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। जो आपका कॉलम कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो भी आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है, देखिए यहाँ पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना है इन इक्वेशन से। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका बना है उसमें आप D1 कैलकुलेट करते हुए फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे जो आपकी B1 B2 B3 वाली वैल्यूज हैं। इसी तरह से D2 कैलकुलेट करते हुए आप सेकंड कॉलम की वैल्यूज को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, D1 D2 D3, इसी तरह से अब D2 कैलकुलेट करते हुए सेकंड कॉलम को, D3 कैलकुलेट करते हुए हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम की वैल्यूज को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे D1 कैलकुलेट करते हुए क्या किया, फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को इंटरचेंज किया B1 B2 B3 से, D2 कैलकुलेट करते हुए सेकंड कॉलम की एंड D3 कैलकुलेट करते हुए थर्ड कॉलम की। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, D1 D2 एंड D3 की क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। एंड देन हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करें एक्स कैसे आ रहा है, D1 अपॉन डी, तो D1 क्या है -34 और D क्या है 34। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, इसी तरह से जब हमने D2 को कैलकुलेट किया 170 -170 अपॉन 34 किया, y की वैल्यू क्या आ गई -5, z क्या आ गया 272 D3 है अपॉन d किया 34 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में हमने क्या करना है, D1 D2 D3 कैलकुलेट करने हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, D1 अपॉन डी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी D1 अपॉन डी, वाई की क्या आ जाएगी D2 अपॉन डी और जेड की क्या आ जाएगी D3 अपॉन डी। ठीक है, D1 D2 D3 कैसे कंप्यूट होंगे आपके, जब हम जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनिशियली लिया था उसमें D1 के टाइम पर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम D2 के टाइम पर और थर्ड कॉलम D3 के टाइम पे इंटरचेंज कर देंगे जो हमारी B1 B2 B3 की वैल्यूज हैं उनके साथ। ठीक है, ये तो आपका था क्रैमर्स रूल में जब आपका सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है और साथ के साथ सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब सेकंड केस हम देख लेते हैं जहां पे देखिए आपके पास d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये केस है, ये डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस गिवन है। यहाँ से हमने क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया और उसका क्या लिया, डिटर्मिनेंट। तो जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब आगे फर्दर हमने क्या किया, D1 D2 और D3 कैलकुलेट किया। ठीक है, D1 D2 और D3 जब हमने कैलकुलेट किया तो क्या लिया हुआ है, देखिए ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, इसमें
सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आप देख पा रहे हैं सेम है, लेकिन फर्स्ट कॉलम क्या है, जो यहाँ पे आपकी B1 B2 B3 की वैल्यूज थी वो हमने यूज की हुई है। इसी तरह से D2 में सेकंड और D3 में थर्ड जो कॉलम्स है उन्हें इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो D की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0, और D1 D2 D3 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर सभी की वैल्यू 0 आती हैं तो उस केस में आपके सॉल्यूशन कितने होते हैं, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे किसी एक की भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती, सपोज ये 10 आ जाता, ठीक है, सपोज ये 10 आ जाता, तो आपका क्या हो जाता, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता। उस केस में आपका सिस्टम क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट हो जाता और 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0, D भी 0 आ गया और D1 D2 D3 भी 0 आ गए। तो अब सॉल्यूशन क्या है आपका, कंसिस्टेंट है। और हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस मेथड में देखा था मैट्रिक्स इनवर्स में, अभी हम 3 इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस यूज करेंगे, 2 इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे और x और y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए z को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, और z की टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशंस ले ली हमने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली। तो यहाँ पे देखिए अब आपने क्या करना है, 1 माइनस 3 एंड देन 3 1। ठीक है, जो यहाँ पे है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को वही कॉफिशिएंट्स को हम यूज कर रहे हैं। और d कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। अभी जब हमने d1 कैलकुलेट किया तो देखिए राइट हैंड साइड में जो भी है, b1 ये है, b2 ये है, उसे यूज करते हुए हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज, एंड देन -3 एंड 1 यूज किया। तो d1 की वैल्यू क्या आ गई, 20z माइनस 10। अभी यहाँ से हमारे पास d2 की वैल्यू आ गई, d2 की वैल्यू क्या आई, -20 प्लस 30। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे d1 कैलकुलेट कर लेंगे हम, x क्या आ गया, d1 अपॉन d, तो ये क्या आ गया, 2z माइनस 1। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट किया, 20z माइनस 10 है d1 एंड डिवाइडेड बाय 10 किया तो क्या आ गया, 2z माइनस 1। और इसी तरह से y की वैल्यू कंप्यूट करके क्या आ गई, -2z प्लस 3। ठीक है, क्या आ गई, -2z प्लस 3। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, जो हमने प्रोसेस 3 इक्वेशंस के साथ किया था वही प्रोसेस आपने यहाँ रिपीट करना है 2 इक्वेशंस के साथ। जहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आपके पास क्या रहेगा, z रहेगा। दैट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन आएगा एक बार, वो x और y जो सॉल्यूशन आएगा वो z की टर्म्स में आएगा। देन आपने क्या करना है, z को k एज्यूम कर लेना है। ठीक है, कोई भी k आर्बिट्रेरी वैल्यू इसको असाइन कर देनी है। देन आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो किसकी टर्म्स में आ जाएंगी, एक्स वाई जेड की k की टर्म्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 2 इक्वेशंस को यूज किया, जो 3 इक्वेशंस थी हमारी उसमें से 2 इक्वेशंस को हमने यूज किया। और दोनों इक्वेशंस में हम जो z वाली टर्म है उसे कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, उसे कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो दैट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेरिएबल्स रह गए, 2 वेरिएबल्स रह गए। अब उन 2 वेरिएबल्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करें अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वही स्टेप, वही प्रोसेस, d का कैलकुलेशन इनके ऊपर। ठीक है, अभी d1 में हम ये इसे राइट हैंड साइड कंसीडर करते हो, इससे इंटरचेंज कर देंगे, d1 कैलकुलेट कर लेंगे, देन d2 कैलकुलेट करेंगे एज इट इज, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, और फिर d1 d2 और d की वैल्यूज आने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी d1 अपॉन d और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2 अपॉन d। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब z हमने जो वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल है उसको हमने k असाइन कर दिया, तो सब जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, k की टर्म्स में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि d अगर 0 आ जाता है और फर्दर डी आईज जो हैं वो भी 0 आ जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है सॉल्व करना है आपने सिस्टम को, अगर पॉसिबल है यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को आपने यूज करना है। तो देखिए x माइनस 3y प्लस 4z इज टू 3 एंड यहाँ पे इस तरह से आपको इक्वेशंस गिवन है। यहाँ जब हमने फर्स्टली कैलकुलेट किया d तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, d क्या आ गया आपके पास, 0। आगे इसी तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए di आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जो d कोई भी एक di क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास d1 ही क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स d, since d is equals to 0 and di जो है d1 is not equals to 0,
तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है कि डी आपका 0 आ जा रहा है और डी आई 0 ना आकर कोई भी डी आई चाहे 1 है चाहे 2 है, कोई भी नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हम कहेंगे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में। That's all for determinants method or Cramer's rule. Hope you understood the topic. If you have any doubt, you can post that in comment section. Thank you for watching and stay connected.